हेलो गाइस, मैंने मेन लीड्स के नाम डिसाइड किए हैं, पर क्या आप सब लोग मुझे कोई और नाम सजेस्ट कर सकते हो? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ऐसे दो नाम जिनका एक दूसरे से गहरा कनेक्शन हो और वह दोनों एक दूसरे नामों से मैच हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। जयपुर में आर्यन की कार जयपुर के सड़कों पर चली जा रही थी, तभी आर्यन के बॉडीगार्ड्स की सबसे आगे वाली कार ब्लास्ट हो गई थी। अब आगे उस कार के पूरे चेहरे उड़ चुके थे। आर्यन के कार बुलेट प्रूफ थी, तभी आर्यन की कार के काफिले के आगे 10 कार आकर रुकी। आर्यन उनका कास का लोगो देखकर समझ चुका था कि यह कार निरंजन राणा की है। निरंजन राणा के बारे में सोचकर आर्यन के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। आर्यन ने अपनी कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर निकल गया। आर्यन के निकलते ही सारी कार्स में बैठे बॉडीगार्ड भी कार से बाहर निकल गए। आर्यन सीधा चलकर ब्लास्ट हो चुकी कार के आगे आकर खड़ा हो गया। आर्यन को उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने कवर किए हुए था, पर फिर भी आर्यन बिना किसी ताकत के कार से उतर गया था। इस वक्त आर्यन के हाथ में कोई हथियार नहीं था। आर्यन उन कारों के काफिले के आगे आकर खड़ा हो चुका था, तभी उस कार में से एक भद्दा-सा काला आदमी बाहर निकला। यह आदमी कोई और नहीं, निरंजन राणा का सबसे वफादार शाकाल था। यह आदमी किसी शैतान से कम नहीं था। आज तक इसमें कम से कम 500 से ज्यादा औरतों का बलात्कार किया था, 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। जयपुर के लोग इसे एक जीता जागता शैतान मानते थे। यही कारण था कि यह निरंजन राणा के सबसे करीब था, क्योंकि जो निरंजन राणा जयपुर के लोगों के सामने शरीफ बना फिरता था, वह भी शाकाल से कम नहीं था। शाकाल अपने काले दांतों से हंसते हुए आगे बढ़कर आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। शाकाल किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आर्यन शाकाल को एक तक घूर रहा था, पर आर्यन के पेज पर कोई डर, कोई चिंता नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से शाकाल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर फिर शाकाल ने खुद को संभाल कर हंसते हुए आर्यन से कहा, तो आर्यन मल्होत्रा, आखिर तुम फंसी गए, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? शाकाल के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शाकाल की बात सुनकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, आर्यन मल्होत्रा एक शेर है जो तुम जैसे दो कौड़ी के कुत्ते से नहीं डरता। वही खुद के लिए कुत्ता सुनकर शाकाल का दिमाग खराब हो चुका। उसने गुस्से से आर्यन से कहा, आर्यन मल्होत्रा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे कुत्ता का, तो अब तू देखेगा कि यह कुत्ता कैसे तुझे काटता है। और अगर तूने मुझे कुत्ता कह दिया है तो तुझे भी जान ले, ये कोई आम कुत्ता नहीं, मैं एक जंगली कुत्ता हूँ जो अगर किसी को काट ले तो उसकी हड्डी भी किसी को नसीब ना हो। शाकाल की बात सुनकर आर्यन ने हंसते हुए शाकाल से कहा, आखिर में तुमने मान ही लिया कि तुम एक कुत्ते हो। और क्या कहा तुमने? तुम जंगली कुत्ते हो। तो ये मत भूलो कि कुत्ता चाहे जंगली हो या साधारण, एक शेर के आगे कुत्ते की मौत ही मरता है। और वैसे तो तुम खुद ही कुत्ते हो, तो तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आएगी कुत्ते की मौत मरने में? अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद शाकाल के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आज तक शाकाल से इस तरीके से किसी ने बात नहीं की थी। निरंजन राणा भी हमेशा शाकाल के साथ एक दोस्त की तरह बात करता था, क्योंकि वह किसी शैतान से कम नहीं था। हाँ, कम नहीं था। और निरंजन राणा शाकाल को हमेशा अपने इशारों पर नचाना चाहता था, जिस वजह से वह सामने से शाकाल के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। और शाकाल भी हमेशा निरंजन राणा पर आंख बंद करके भरोसा करता था। निरंजन राणा के जबान से निकला हर एक शब्द शाकाल के लिए पत्थर की लकीर था, फिर चाहे वह काम कितना ही बुरा या अच्छा क्यों ना हो। वैसे अच्छाई का तो इन दोनों में कोई नामो निशान था ही नहीं। शाकाल ने गुस्से से घूरकर आर्यन को देखा और कहा, पर इस बार यह कुत्ता ही तुझे से शेर को मार डालेगा, आर्यन मल्होत्रा, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है और इस वक्त इस कुत्ते का दिन है। आर्यन ने शाकाल की तरफ देखा और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, और तुम्हें क्या लगता है आर्यन मल्होत्रा को मारना इतना आसान है? शाकाल
शाकाल है एक शैतानी हंसी के साथ कहा, क्यों नहीं, यह मेरा शहर है और इस वक्त तुम जिस जगह खड़े हो उस जगह भी मेरी है, और यह जगह खड़े होकर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें मारना इतना आसान है, तो सुनो मेरा जवाब, तुम्हें मारना किसी चींटी के मसलने जितना आसान काम है मेरे लिए। इससे पहले मैंने तुमसे कहीं बड़े बड़े लोगों को मारा है, शायद तुमने अभी तक लोगों के मुंह से शाकाल के बारे में नहीं सुना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें याद तो होगा ना तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कैसे मरी थी, वही आर्यन जो अभी तक मुस्कुराते हुए शाकाल से बात कर रहा था। जैसे ही उसके मुंह से भैरवी के मरने की बात सुनी, आर्यन के नजरों के सामने भैरवी का चेहरा आ गया। जब उसने भैरवी की लाश देखी थी, वो याद आते ही आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्यन की मुठ्ठियां कस गई, उसने अपनी लाल आंखों से शाकाल को देखा और कहा, तुझे मेरी भैरवी का नाम अपनी गंदी जुबान से नहीं लेना चाहिए था शाकाल, मेरा तो नहीं पता पर आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड्स के हाथ से बंदूक छीन ली और शाकाल पर तान दी। शाकाल ने भी अपने कमर से बंदूक निकालकर आर्यन पर तान दी। इस वक्त सारे बॉडीगार्ड्स एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे और आर्यन और शक्ल एक दूसरे पर। मुंबई में सुकून विला। अभी दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। सुकून अभी भी बैठकर इंजेक्शन के असर की वजह से सो रही थी। हालांकि सुकून का बुखार पूरी तरह से उतर चुका था और सुकून पूरी पसीने से नहाई हुई थी। अरमान स्टडी रूम में आया, उसने सुकून का माथा चेक किया। उसने जब देखा कि सुकून बुखार पूरी तरह से उतर चुका है, तब जाकर अरमान की सांस में सांस आई, पर जब उसने सुकून को पूरा पसीने से भीगा हुआ देखा, उसने अपना फोन उठाकर किसी को सुकून के लिए कपड़े लाने को कह दिया। 15 मिनट बाद एक नौकर सुकून के लिए कपड़े लेकर आ गया। अरमान है वो कपड़े लिए और सुकून के पास आकर सुकून के कपड़े बिना के एक्सप्रेशन के बदल कर उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। सुकून अभी तक आपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी, पर अरमान ने उसे एक कार्टून वाली टी शर्ट और लूज पैंट पहना दिया था। कपूर मेंशन। सभी बच्चे कपूर विला में पहुंच चुके थे, पर जब घर के सभी लोगों ने सुकून को नहीं देखा तो थोड़ी चिंता के साथ कार्तिक से पूछा कि सुकून कहाँ है। कार्तिक में एक गहरी सांस लेकर उन्हें सब कुछ बता दिया। सब कुछ समय के बाद जनार्दन जी गुस्से से अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उस बदतमीज लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को डराने की और रुलाने की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जनार्दन जी को इतना गुस्सा करते देख आयशा जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, पापा शांत हो जाए और इतने गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है, और हम बात कर कर देखते हैं अरमान से कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। इस पर कार्तिक ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि क्यों अरमान ने ऐसा किया, क्योंकि अरमान को उसका बर्थडे पसंद नहीं है, कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। जब इसका रीजन कार्तिक ने सबको बताया, तब सबका दिल फिर से अरमान के लिए पसीज गया, पर फिर भी जनार्दन जी ने थोड़े गुस्से में कहा, इससे क्या होता है, वह अपना गुस्सा हमारी प्रिंसेस पर नहीं निकाल सकता। हमने आज तक कभी अपनी प्रिंसेस को डांटा और उसने हमारी प्रिंसेस का लाया हुआ इतना प्यारा गिफ्ट फेंक दिया, कितना बुरा लगा होगा। मेरी प्रिंसेस को कहाँ लेकर गया वह बदमाश लड़का, मेरी प्रिंसेस को, मुझे उसके पास जाना है। कार्तिक में एक गहरी सांस ली और कहा, दादू अरमान सुकून को लेकर अपने प्राइवेट विला गया है, शायद क्योंकि मेरे पास उसका जीपीएस लोकेशन ट्रैकर है, मैंने ट्रैक किया, वह राठौड़ विला नहीं गया है। इसका यही मतलब है कि वह अपने प्राइवेट विला गया है सुकून को लेकर। कार्तिक की बात सुनकर कि अरमान के पास उसका एक प्राइवेट विला भी है, किसी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब अरमान कपूर विला आया था उसके बाद उन सब ने अरमान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जिसके बाद उन सबको पता चल गया था कि अरमान सेल्फ मेड बिलेनियर भी है और अरमान बाकी बच्चों से बेहद अलग और शार्प माइंडेड लड़का है।
जनार्दन जी ने कार्तिक से कहा, तुम्हें पता है उसका प्राइवेट विला कहाँ है? कार्तिक ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जनार्दन जी ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए कहा, चलो जल्दी, मुझे अपनी प्रिंसेस के पास जाना है। कार्तिक और जनार्दन जी को ऐसे जाता देख लीना जी और आयशा जी ने भी कहा, हमें भी आना है। सब एक साथ अरमान के विला के लिए निकल गए। सुकून विला। अभी शाम के 4 बजे बज चुके थे। अरमान ने सुकून को उठाकर बेड पर ही बिठा दिया था। सुकून अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से अरमान को बार बार पलके झुकाकर देख रही थी। अरमान चुपचाप सुकून के सर को प्यार से सहला रहा था। अरमान न नीचे खाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। कुछ देर बाद एक नौकर अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर आया। उस ट्रे में सिंपल दलिया और ऑरेंज का जूस था। ये देखकर सुकून का मुंह बन गया। उसने अपना मुंह बनाकर अरमान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर हैंडसम, हम ये नहीं खाएंगे। और अरमान ने सुकून की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और सुकून को उठाकर अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ में दलिए का बाउल लेकर सुकून को खिलाने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाया। सुकून ने अपना मुंह फेर कर कहा, हम नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने थोड़े गुस्से में कहा, एंजल चुपचाप खाओ, अभी आप कमजोर हो और कमजोरी में आपको यही खाना चाहिए क्योंकि आपको इससे प्रोटीन मिलेगा। आप एक बार ठीक हो जाओ, फिर आपको जो चाहिए मैं आपको लेकर दूंगा। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अरमान की तरफ देखा और अपनी आंखें बार बार झपकते हुए कहा, सच्ची मिस्टर हैंडसम। अरमान ने अपना सर मासूमियत से हाँ में हिला दिया क्योंकि वह जानता था कि उसकी भोली भाली एंजल उसकी बातों में ऐसे ही आएगी, वरना तो कोई चांस ही नहीं था। अरमान की बात पर सुकून एकदम से खुश हो गई। उसने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, आप हमें ढेर सारे चॉकलेट दोगी मिस्टर हैंडसम? इतना कहकर सुकून अपनी उंगलियों पर चॉकलेट गिनने लगी। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर कहा, एंजल पहले आप खाओ, उसके बाद ही आप मुझे अपनी फरमाइश बताना, वरना मैं आपको कुछ नहीं लेकर दूंगा। सुकून अपना मुंह बनाकर अरमान को देखा और कहा, आप हमेशा हमें डांटते हो। पहले आपने हमार दिया हुआ केक फेंक दिया और हमसे सॉरी भी नहीं कहा, ऊपर से हमें फिर से डांट रहे हो। हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना कहकर सुकून अरमान की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर अरमान ने अपने एक हाथ से उसे कसकर पकड़कर वापस अपनी गोद में बिठाया और सुकून से कहा, ओके एंजल, मेरी गलती थी, पर मैं सॉरी नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा और मेरा रूल है कि अरमान राठौर कभी किसी से माफी नहीं मांगता। सुकून अरमान की तरफ देखकर नाराजगी से कहा, पर ये तो गलत है मिस्टर हैंडसम, अगर हमारी गलती हो तो हमें माफी मांगने चाहिए, आपको भी मांगने चाहिए। मतलब अगर आपकी गलती भी हो तो आप किसी से माफी नहीं मांगते, ये गलत बात है मिस्टर हैंडसम। अब गुड बॉय हो ना, चलो जल्दी से मुझे सॉरी कहो। सुकून की बात सुनकर अरमान ने घूर कर उसको देखा और अपने मन ही मन सोच, छोटी सी लड़की और मान राठौड़ को सॉरी बोलने को कह रही है। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए कहा, बट एंजॉय, आई एम नॉट गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय। सुकून में मुंह बनाकर कहा, तो फिर हम भी बैड गर्ल बनेंगे आपकी तरह। अरमान में सुकून के मुंह में दलिए का चम्मच रखते हुए कहा, नो स्टॉप एंजल, पहले चुपचाप आप खाना खाओ, बिकॉज अभी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आप बहुत ज्यादा वीक हो गई हो। सुकून ने गुस्से से अरमान को घूरते हुए अपना खाना चबाया और अरमान से कहा, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। सुकून डोंट लाइक समवन इग्नोर सुकून। सुकून की बात सुनकर अरमान में सुकून के मुंह में फिर से एक चम्मच दलिया डालते हुए कहा, एंड आई डोंट लाइक एनीवन डिसरिस्पेक्ट मी। अरमान की बात सुकून ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से मुंह फुलाकर चुपचाप दलिया खाने लगे। सुकून में अरमान से एक शब्द भी नहीं कहा था, चुपचाप अरमान की दलिया खा रहे थे, पर उसने अरमान तरफ देखा भी नहीं। अरमान को देखकर काफी गुस्सा आया। उसने गुस्से से सुकून की ठुड्डी को अपनी तरफ करते हुए कहा, एंजल, आपकी नजर हमेशा सिर्फ मुझ पर रहने चाहिए। अरमान की बात पर सुकून ने अपना छोटा सा फेस अरमान के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी, आपने हमें इग्नोर किया तो अब सुकून भी आपको इग्नोर करेगी, आपसे बात भी नहीं करेगी। आप गंदे मिस्टर हैंडसम हो।
सुकून विला के गेट पर कपूर फैमिली की कार आकर रुकी हुई थी। वह गार्ड्स कार्तिक को पहचानते थे क्योंकि इससे पहले एक बार कार्तिक, आहिल और अरमान इस विला में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने कार्तिक को नहीं रोका और दोनों कार अंदर जाने दी। जैसे ही कपूर फैमिली कार से बाहर निकले और उन्होंने जिला का नाम पढ़ा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लीना जी ने एक्साइटेड होते हुए आयशा जी से कहा, दीदी हमारा छोटा सा दामाद तो अभी से हमारी सुकून का कितना ख्याल रखता है, देखिए उसने अपने विला का नाम भी सुकून रखा है। लीना जी की बात पर आयशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो पहले ही पता था कि हमारा छोटा सा दामाद कितना इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। उन दोनों की बात सुनकर जनार्दन जी ने चीरते हुए दोनों से कहा, छोटी बहू बड़ी बहू आप दोनों उस शैतान लड़के की तरफदारी करना बंद कीजिए, उसने हमारी एंजल को रुलाया है। जनार्दन जी की बात पर लीना जी ने हंसते हुए कहा, पापा आप कब से प्रिंसेस को एंजल कहने लगे, कहीं आपको भी तो अरमान की आदत नहीं लग गई। वही जनार्दन जी ने भी ध्यान दिया कि उन्होंने सुकून को प्रिंसेस की जगह एंजल कहा। उन्होंने अपना सर झटक कर कहा, चाहे एंजल हो या प्रिंसेस, वह सिर्फ हमारी पोती है। इतना कहकर वह सभी विला के एंट्रांस गेट पर पहुंच गए। गेट ऑटोमेटिक था क्योंकि इससे पहले वहां पर कार्तिक आ चुका था, इसलिए बिना किसी झिझक के वह गेट ओपन हो गया। सब लोग अंदर आ गए। अंदर दो नौकर थे जिसे अरमान ने सुबह राहुल से कहकर यहां पर बुलवाया था। वह दोनों भी कार्तिक को पहचानते थे। उन्होंने झुककर सभी को ग्रीट किया। कार्तिक ने उन दोनों से कहा, रामू काका अरमान कहाँ है। रामू काका ने ऊपर के रूम की तरफ इशारा किया। कार्तिक और सभी उस रूम की तरफ चल पड़े। अरमान अभी भी सुकून को दलिया खिला रहा था, पर इस बार सुकून अरमान की तरफ ही देख रही थी क्योंकि अरमान ने बहुत ज्यादा गुस्से में सुकून से यह बात कही थी कि सुकून की नजरें सिर्फ अरमान पर होनी चाहिए। पर सुकून का मुंह गुस्से से फूला हुआ था, जिसे अरमान भी महसूस कर रहा था, पर उसने ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुकून को खिलाने पर कंसंट्रेट की है। पूरी दलिया खिलाने के बाद अरमान ने जूस का गिलास उठाया और सुकून के मुंह से लगाकर कहा, चलो एंजल जल्दी से पियो, इसे आपको एनर्जी की जरूरत है। सुकून को ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह सिकोड़कर कहा, हम नहीं पिएंगे। अरमान ने एक बार फिर से प्यार से सुकून से कहा, एंजल मैंने कहा आपको ये फिनिश करना होगा क्योंकि आप अभी बहुत वीक हो। सुकून ने फिर से अपना फेस इधर उधर करते हुए कहा, हमने कहा ना हम नहीं पिएंगे। अब अरमान को गुस्सा आ गया था। अरमान ने गुस्से से सुकून से कहा, एंजल मैंने कहा आप इसे फिनिश करो। अरमान की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर सुकून की आंखों से आंसू बहने लगे। सुकून के आंसू देखकर अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। तभी किसी की जोर से आवाज गूंजी, हमारी प्रिंसेस ये नहीं पीना चाहती तो नहीं पिएंगे। ये कोई और नहीं जनार्दन जी की आवाज थी क्योंकि पूरा कपूर परिवार अभी दरवाजे पर मौजूद था। लीना जी, आयशा जी, जनार्दन जी, कार्तिक, अंश और वंश, करण जी और अर्जुन जी अभी भी ऑफिस में ही थे। वही अपने दादू की आवाज सुनकर सुकून, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि घर पर भी जब सुकून कोई शैतानी या फिर कोई कांड करती थी तब हमेशा उसे उस मुसीबत से उसके दादू ही बचाते थे। सुकून ने पता नहीं क्या सोचकर अरमान को झट से धक्का दिया और अरमान की गोद से उतरकर जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसकी नजर जनार्दन जी की तरफ गई, उसने अपने हाथों को हवा में उठा दिया। अपनी प्यारी पोती का इशारा समझकर जनार्दन जी ने सुकून को अपनी गोद में उठाकर प्यार से उसके माथे को सहला कर कहा, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को। सुकून ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, दादू सुकून को बुखार आया था और मिस्टर हैंडसम ने सुकून को जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाए और अब जबरदस्ती हमें दलिया भी खिलाया और आप हमें जूस भी पीने को कह रहे थे। हमने मना किया तो हमें डांटा। हम मिस्टर हैंडसम से बात नहीं करेंगे।
सुकून अपने प्यारे दादू से अरमान की शिकायतें कर रही थी, इससे अनजान कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से घूर रहा था। कोई और कैसे हो सकता है, ये थे हमारे अरमान बाबू जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी शिकायत करते हुए घूर रहा था। उसे सबसे ज्यादा इस बात से गुस्सा आ रहा था कि जनार्दन जी को देखते ही सुकून ने उसे इग्नोर किया और उसकी गोद से उठकर जनार्दन जी की गोद में जाकर चढ़ गई। अरमान को मन ही मन जनार्दन जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरमान ने मन ही मन जनार्दन जी को सबक सिखाने के बारे में सोच लिया था। अरमान अभी भी बेड पर बैठा दोनों दादा पोती की शिकायतें सुन रहा था। अपनी प्यारी पोती की सारी शिकायतें सुनने के बाद जनार्दन जी ने गुस्से से घूरकर अरमान को देखा और कहा, तुम शैतान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को परेशान करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरमान ने घुराकर जनार्दन जी को देखा और कहा, को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए दादाजी, वरना उम्र के हिसाब से कहीं आपका गला ना खराब हो जाए। आखिर आप बूढ़े जो हो रहे हैं वही खुद के लिए बूढ़ा। सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान से कहा, तुम शैतान लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बूढ़ा कहने की, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं सिर्फ 55 साल का बूढ़ा होगा तुम्हारा दादा। जनार्दन जी की बात सुनकर अरमान ने एक इविल स्माइल के साथ कहा, तो मैंने कब कहा कि वह जवान है, वह भी आपकी तरह बूढ़े ही है, पर आप उनसे ज्यादा ही बूढ़े हो, अपने लिए बार बार बूढ़ा। सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से अपनी आवाज ऊंची कर कर कहा, तुम एक नंबर के बदतमीज में शैतान लड़के, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे उस बूढ़े दादा से करूंगा। वही आयशा जी, लीना जी और कार्तिक मजे से इन दोनों का कोल्ड वार एंजॉय कर रहे थे। उन तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजेदार टीवी सीरियल चल रहा है और एक सास बहू का झगड़ा चल रहा था। ओके, तो चलो अब इस बात को यहीं पर छोड़कर हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चले बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में आप सब ने पढ़ा था कि जनार्दन जी और कपूर फैमिली सुकून विला आ चुकी थी। अब आगे अरमान और जनार्दन जी की लड़ाई। लीना जी, आयशा जी और कार्तिक काफी एंजॉय कर रहे थे। लीना जी ने एक एक्साइटमेंट आयशा जी से कहा, दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पापा एक खूंखार सास है और अरमान उनकी बहू, कितना फनी लग रहा है ना। लीना जी की बात पर आयशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा छोटा सा दामाद तो पापा पर भी भारी पड़ रहा है, चलो देखते हैं कौन जीतता है इन दोनों में से। वही कार्तिक भी अपने दादू की बचकानी हरकतें देख रहा था। कार्तिक बचपन से ही अपने दादू से हमेशा डांट खाता था, क्योंकि कार्तिक घर का बड़ा बेटा था और उस पर हमेशा अपने भाई बहनों का ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता था, खास करके जनार्दन जी की तरफ से, क्योंकि आगे चलकर कार्तिक ही कपूर फैमिली का हेड बनने वाला था। इसलिए बचपन से जनार्दन जी ने कार्तिक के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल लगा कर रखे थे। इस वजह से कार्तिक अपने दादू की बहुत रिस्पेक्ट करता था और हमेशा उनकी बात मानता था। और आज अपने दादू को ऐसा अरमान के साथ बच्चों की तरह झगड़ात देख कार्तिक अपना सर लाचारगी से हिला सकता था, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वही अरमान मुस्कुराते हुए जनार्दन जी से कह रहा था, वैसे दादू उम्र के हिसाब से आपको एंजल को नीचे उतार देना चाहिए, वरना कहीं आपकी हंटी ना टूट जाए। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से, अरमान सिख, तुम नालायक बच्चे, जब देखो तब मुझे बुढ़ा कहते रहते हो, तुमने कितनी बार मुझे बुढ़ा कहा है, 55 साल की उम्र में कौन बुढ़ा होता है। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आप। सुकून भी अपनी टिमटिमाती आंखों से अरमान और अपने प्यारे दादू की फाइट एंजॉय कर रही थी। बीच बीच में अपने वह नन्हे नन्हे हाथों से तालियां भी बजा रही थी। तभी जनार्दन जी ने अरमान की बात सुनकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अरमान को देखा और सुकून की तरफ अपना फेस करके मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, प्रिंसेस, आपने देखा शैतान लड़के ने आपको मोटा कहा, क्योंकि उसने कहा कि अगर हम आपको ऐसे गोदी लेकर रहेंगे तो हमारी कमर टूट जाएंगे, मतलब इस नहीं, इनडायरेक्टली आपको मोटा कहा।
वही जैसे ही सुकून ने अपनी दादू की बात सुनी उसका मुंह गुस्से से फूल गया। उसने घूरकर अरमान को देखा और कहा, मिस्टर हैंडसम, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपने हमें मोटा कहा। सुकून सबसे क्यूट है, सबसे प्यारी है, और आपने सुकून को मोटा का। गंदी बात, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कट्टी कट्टी कट्टी। सुकून इस वक्त अरमान से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि बचपन से ही सुकून को कोई उसे इग्नोर करे या फिर कोई उसकी तारीफ ना करे या फिर उसे बुरा कहे तो सुकून को बहुत गुस्सा आता था। सुकून खुद को लेकर काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी। सुकून और जनार्दन जी की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से घूर कर जनार्दन जी को देखा और कहा, मैंने मेरी एंजल को बिल्कुल भी मोटी नहीं कहा। मेरी एंजल बहुत क्यूट और प्यारी, और दूसरी बात, मैंने आपको इसलिए ऐसा कहा कि आपकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि मेरी एंजल मोटी नहीं बल्कि आप बुढ़े हो। पर सुकून को लगा अरमान उससे झूठ बोल रहा है। उसने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, आप झूठ बोल रहे हो। आपने हमें मोटी ही कहा। हमारे दादू तो कितने हैंडसम हैं, पर आप हमारे दादू को बुढ़ा कह रहे हो। हम आपसे बात नहीं करेंगे मिस्टर हैंडसम। दादू चलिए, हमें घर जाना है। हम मिस्टर हैंडसम से बात ही नहीं करेंगे। वही सुकून की बात सुनकर अरमान की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से घूर कर सुकून को देखा और चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगी एंजल, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अरमान की बात सुनकर सुकून कुछ कह दी इससे पहले ही जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, तुम नालायक लड़के, तुम होते कौन हो मेरी प्रिंसेस को रोकने वाले। मेरी जहां मर्जी मैं अपनी प्रिंसेस को लेकर जाऊंगा। वह मेरी पोती है, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। वही जो अरमान अभी तक जनार्दन जी के साथ थोड़े बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, उसने गुस्से से चिल्लाकर जनार्दन जी से कहा, मिस्टर जनार्दन कपूर, अपनी जबान संभालकर बात की हिम्मत भी मत करना मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। और क्या कहा आपने? मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो मेरा तभी जुड़ गया था जब से मैंने अपनी एंजल को पहली बार देखा था, और यह बात याद रखिएगा, भले ही वह आपका आज है पर वो कल मेरा है। फ्यूचर में वह मेरी वाइफ बनेगी, और अगर आपने कभी मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो यह अरमान राठौड़ का वादा है कि कभी आपको अपनी एंजल की शक्ल भी देखने को नसीब नहीं होने दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना। अरमान ने ये सब बहुत खतरनाक तरीके से कहा था। सुकून भी अरमान की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डरकर अपने दादू के सीने में सर छुपाकर बैठी हुई थी। आयशा जी और लीना जी, जो अभी तक इन दोनों का कोल्ड वॉर एंजॉय कर रही थी, अरमान की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों भी काफी डर गई थी। कार्तिक के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कार्तिक हमेशा से अरमान का स्वभाव जानता था। उसने मन ही मन कहा, दादू को अच्छे से समझाना होगा, वरना अरमान कुछ भी कर सकता है। अब तक कार्तिक ये बात अच्छे से जान चुका था कि सुकून अरमान के लिए क्या मायने रखती है, और अरमान सुकून के लिए किस हद तक जा सकता है। ये कार्तिक से बेहतर कोई जा नहीं सकता। कार्तिक, आहिल और राहुल, इन तीनों ने अरमान का हर एक रूप देखा था। शायद ही कोई असली अरमान को जानता हो। इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी खतरनाक और डरावनी बात सुनकर एक पल के लिए जनार्दन जी फिर से डर गए। उन्हें वो टाइम याद आ गया जब अरमान ने उनके घर पर भी उन्हें ऐसी ही धमकी दी थी। उन्होंने खुद को मजबूत रखते हुए अरमान से कहा, तुम छोटे से चूहे, तुम्हें क्या लगता है जनार्दन कपूर तुमसे डर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, और मैं अपनी प्रिंसेस को अभी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे छोटे चूहे। इतना कहकर जनार्दन जिसके सुकून को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकलने लगे। सुकून अब तक जनार्दन जी के कंधे पर थके होने के कारण सो चुकी थी। अरमान ने अपनी लाल आंखों से घूरकर जनार्दन जी की तरफ देखा और कहा, आपको क्या लगता है जब तक मैं ना चाहूं आप इस विला से बाहर निकल भी सकते हैं? भूलिए मत मिस्टर जनार्दन कपूर के आप इस वक्त मेरे घर में मौजूद हैं। जनार्दन जी पीछे पलटी और उन्होंने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है जनार्दन कपूर भी कोई छोटा बच्चा है जिसे तुम रोक पाओगे?
जनार्दन जी की बात पर अरमान ने सार्कास्टिक वे में कहा, अगर आप छोटे बच्चे होते तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप मेरे सामने खड़े हो सके। अभी तक मैं आपको इज्जत दे रहा था क्योंकि आप मेरे एंजल के दादू हो, पर अगर आपने मुझे मेरे एंजल से दूर करने की कोशिश की तो इज्जत का तो छोड़ो, आपको इस दुनिया में ही नहीं रहने दूंगा। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से घूरकर अरमान को देखा। इससे पहले कि जनार्दन जी कुछ कह पाते आयशा जी आगे आए और वह अरमान की तरफ चल पड़ी। उन्होंने अरमान के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा प्लीज पापा से झगड़ा मत करो, पापा बस प्रिंसेस को लेकर चिंता में है, क्योंकि आज से पहले प्रिंसेस कभी ऐसे अकेले उन्हें बिना बताए नहीं रही और ऊपर से प्रिंसेस को बुखार भी आया था। ये सुनकर पापा थोड़े परेशान हैं, इस वजह से वह ऐसे बिहेव कर रहे थे। उनका कहने का यह मतलब नहीं था कि आपका सुकून से कोई रिश्ता नहीं है, हमने तो आपको अपना दामाद भी अभी से मान लिया है। आयशा जी का ममता भरा स्पर्श पाकर अरमान ने अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ले। आज से पहले उसे यह स्पर्श कभी फील नहीं हुआ था। हालांकि सीताजी अरमान से बेहद प्यार करती थी, पर उसकी दादी थी। दादी का प्यार और माँ का प्यार बहुत अलग होता है। उसे यह फीलिंग सीताजी के उसके साथ रहने पर आती थी, ऐसे ही फीलिंग उसे आयशा जी से भी आ रही थी। उसने अपनी आंखों में नरमी लाकर आयशा जी को देखा और आंटी, मुझे दादू से डिसरिस्पेक्ट करने में कोई मजा नहीं आता, पर आप इन्हें समझा दीजिए कि आपसे कि मुझे मेरे एंजल से दूर रहने के लिए ना करें, वरना मैं खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। अरमान की बात सुनकर आयशा जी ने सारे अरमान का सर सहलाकर कहा, ठीक है बेटा, बस अब गुस्सा कम किया करो, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। और हमने सुना कि आज आपका जन्मदिन है, तो क्या हम आपको बर्थडे विश कर सकते हैं? वही यह बात सुनकर अरमान का शांत चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने गंभीर ने कहा, नहीं, आई हेट माय बर्थडे, और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि मुझे इस दिन से नफरत है। आप प्लीज मुझे कभी बर्थडे विश मत करना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वही अरमान की बात सुनकर आयशा जी ने एक गहरी सांस ली और अरमान को प्यार से देखते हुए कहा, बेटा जो कुछ भी अतीत में हुआ आप उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि नफरत हमेशा इंसान को डूबा कर ही मानती है। इसलिए हो सके तो अपनी नफरत को भूलकर प्यार से शुरुआत करो बेटा, क्योंकि जिंदगी में प्यार ही ऐसी चीज है जो इंसान को सुकून से जीने देती है। नफरत इंसान को तोड़कर रख देती है और दूसरों को तोड़ने पर मजबूर कर देती है। आशा जी के बात सुनकर अरमान ने कुछ नहीं कहा। आयशा जी, लीना जी, कार्तिक, जनार्दन जी और सुकून, सभी लोग सुकून मिला से बाहर निकल गए। अरमान जाती हुई पूरी फैमिली को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया में अकेला है और उसके पास उसका कोई अपना नहीं है जो उसे प्यार करता हो या फिर उसकी केयर करता है। शर्माना खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जो वह खुद को हर बर्थडे पर महसूस करता था। अरमान चुपचाप सबके जाने के बाद अपने बेड पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने 3 साल पहले की कुछ यादें घूमने लगी। फ्लैशबैक 3 साल पहले। 3 साल पहले जब अरमान का 7वां जन्मदिन था, तब भी अरमान अपने रूम में उदास सा बैठा हुआ था, क्योंकि ये दिन हमेशा उसके लिए सिर्फ उदासी लेकर आता था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की जिसने कार्टून टी शर्ट और एक लॉन्ग व्हाइट प्लाजो पहना हुआ था, वह अंदर आए। उसके हाथों में एक छोटा सा केक था। उस लड़की ने सिंपल सा मेकअप किया हुआ था और वह किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। वह दिखने में बहुत प्यारी थी। ये और कोई नहीं, हमारी भैरवी थी। भैरवी के हाथ में पाइनएप्पल फ्लेवर का एक छोटा सा केक था। उस पर उसने माय क्यूट अरमान लिखा हुआ था। भैरवी केक लेकर अरमान के सामने बैठ गई। केक और भैरवी को देखकर अनुमान को फिर से गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, बुआ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, तो आप क्यों बार बार मुझे तंग करती हूँ? पिछले 2 साल से भी आपने एक बार भी मुझे तंग करना नहीं छोड़ा, इस बार तो छोड़ दो।
अरमान की बात सुनकर भैरवी ने पाउट बनाकर कहा, वेरी बैड अरमान, तुम जब देखो तब अपनी क्यूटी पाई बुआ से झगड़ते ही रहते हो, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। हे भगवान, उठा ले मुझे यहाँ पर, किसी को तो मेरी जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर भैरवी नौटंकी करने लगी। उसकी नौटंकी देखकर अरमान ने इरिटेटेड आवाज में कहा, वह मैंने कहा आप अभी जाइए, आज मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आप पर अपना गुस्सा निकालो और बाद में आप फिर से अपनी यह नौटंकी यहाँ पर शुरू कर दी, इसलिए आप अभी जाइए, मेरा अभी आपसे लड़ने का कोई मूड नहीं है। वही अरमान की बात सुनकर भैरवी ने फिर से पाउट बनाकर अरमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों हो अरमान, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम मेरे जैसे क्यूट लड़की के भतीजे कैसे हो सकते हो। मैं इतनी प्यारी क्यूट हूँ और तुम इतने खड़ूस गुस्सैल हो, देखना एक दिन मैं तुम्हें अपने जैसा क्यूट और प्यारा बना दूंगी। इतना कहकर भैरवी प्यारी सी स्माइल करने लगी। अरमान ने घूरकर भैरवी को देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि पिछले 2 सालों में भैरवी ने जबरदस्ती अरमान से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवा ही लिया था। इस बार भी भैरवी अपने हाथ में केक लेकर अरमान के रूम में आ ही गई थी। अरमान ने इस बार डिसाइड कर लिया था कि वह कुछ भी हो जाए भैरवी को अपने रूम से भगा कर ही रहे, पर भैरवी भी एक की ढीठ और जिद्दी थी। अरमान ने शांति से भैरवी की तरफ देखा और एक बार फिर से कहा, देखो वह प्लीज आप ये केक लेकर यहाँ से चली जाओ, आप मुझे हैप्पी देखना चाहते हो ना, तो मेरी खुशी इसी में है कि आप अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। अरमान की आवाज में इरिटेशन साफ झलक रही थी। भैरवी ने अरमान की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, तुमसे किसने कह दिया कि यह केक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये केक तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, आज मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं बर्थडे की तरह केक कट करके ही खाओ, और मैं चलते चलते जा रही थी तो मुझे लगा मैं तुमसे भी मिलती आप, इसीलिए मैं ये केक लेकर तुम्हारे रूम में आ गई, तुम्हें क्या लगा। इतना कहकर भैरवी मुस्कुराने लगी। भैरवी की बात सुनकर अरमान ने गुड़कर भैरव को देखा और कहा, मुझे कुछ भी नहीं लगा। अरमान के बात पर भैरवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यही लगाना कि यह केक मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें केक को कट करने को कहने के लिए आई हूँ, पर मैं ऐसा करने थोड़ी ही आई थी, क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने जितनी मेहनत की थी तुम तो सुधर नहीं दे रहे, इसलिए मैं अब तुमसे कोई जिद नहीं करूंगी, यह मैंने डिसाइड कर लिया है, इसलिए अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अरमान भैरवी की बात सुनकर अरमान ने अपनी भौहें उचकाते हुए कहा, और रियल तो फिर आप अपना केक अभी के अभी खा कर दिखाओ, तभी मैं आपकी बात मानूंगा। अरमान की बात सुनकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रुको तो अरमान, इसमें भी एक रिक्वेस्ट है, हम साल में तो अपना बर्थडे सिर्फ एक बार मनाते हैं, हालांकि तुम तो एक बार भी नहीं मनाते, तुम्हें छोड़कर बाकी होगा बताती हूँ, पर मैंने सोचा है मैं 2 बार ही क्यों ना मना लूँ, इसलिए मैं अभी इस पर पहले कैंडल लगाऊंगी। इतना कहकर भैरवी ने केक पर कैंडल्स लगा दिए। अरमान भैरवी की नौटंकी अच्छे से समझ रहा था, पर उसने भैरवी जो कुछ भी कर रही थी वो उसे करने दिया। भैरवी ने कैंडल्स लगाने के बाद एक प्लास्टिक का नाइफ लिया और अरमान के सामने बैठ गई, फिर अरमान की तरफ देखते हुए कहा, तो अरमान अब मैं केक कट करने वाली हूँ। अरमान ने भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, तो मैंने भी आपको केक कट करने के लिए ही कहा है। भैरवी ने एक गहरी सांस ली और झट से अपनी जगह से खड़ी होकर अरमान के बगल में आकर बैठ गए। अरमान का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जबरदस्ती और अरमान से केक कटवा दिया। अरमान को तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। अरमान के हाथ से केक कट करवाने के बाद वह भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अरमान। इतना कहकर भैरवी मुस्कुराने लगी। अरमान भैरवी को गुस्से से घूम रहा था, पर वह भैरवी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भैरवी ने एक केक का छोटा सा पीस उठाया और खुद के मुंह में रखते हुए कहा, भले ही तुम केक ना हटाओ, पर मैंने तुमसे केक तो कटवा ही लिया मेरे हैंडसम बॉय। इतना कहकर भैरवी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गई। फ्लैशबैक एंड
अरमान ने अपनी आंखें झट से खोली। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। उसने अपने आप से कहा, क्यों बिना वजह आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था बुआ? मुझे एक जीने की उम्मीद देखकर आप मुझे छोड़कर चली गई थी। प्लीज बुआ एक बार वापस आ जाओ। आई प्रॉमिस आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। ये सब कहते हुए अरमान के आंखों में हल्की नमी आ गई थी। जयपुर में शाकाल के बॉडीगार्ड्स और आर्यन के बॉडीगार्ड्स आपस में खूनी झड़प लड़ रहे थे। शाकाल और आर्यन दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों की गन नीचे गिरी हुई थी। आर्यन ने एक जोरदार मुक्का शाकाल के मुंह पर मारते हुए कहा, मैंने कहा था ना अपनी गंदी जुबान से मेरी भैरवी का नाम मत ले, पर तू नहीं माना। अब भगत इतना कहकर आर्यन ने एक जोरदार लात शाकाल की छाती पर मारी। शाकाल दूर जाकर गिरा। शाकाल भी फाइटिंग में किसी से कम नहीं था, पर आर्यन बचपन में मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था। इस वजह से आज वह शाकाल पर भारी पड़ रहा था। खुद को ऐसे आर्यन के सामने हारता देख शाकाल गुस्से से थर-थर कांप रहा था। शाकाल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वह किसी के आगे हारे। शाकाल को जमीन पर पड़ा देख आर्यन ने अपने नीचे पड़ी गन को उठाया और शाकाल पर डालते हुए कहा, अब तेरी जिंदगी का अंत होने को है। शाकाल को जब लगा कि अब उसके बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसने एक शैतानी हंसी के साथ आर्यन के आगे कहा, मुझे मार डालोगे तो तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? आर्यन मल्होत्रा, मुझे पता है तुम्हें उस बात का पता चल चुका है कि वो हमारे पास है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो कहाँ है? वही शाकाल के मुंह से यह जिक्र सुनकर आर्यन के हाथ जो अभी ट्रिगर बटन दबाने के लिए उठे ही थे, वह अचानक से रुक गए। आर्यन के फेस पर एक हड़बड़ी देखे जा सकती थी। आर्यन ने शाकाल से कहा, जल्दी बताओ मुझे कहाँ है और क्या सच में जिंदा है? आर्यन ये सब बहुत ज्यादा हड़बड़ी में कह रहा था। आर्यन की हड़बड़ी और घबराहट देखकर शाकाल ने हंसते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है आर्यन मल्होत्रा? पहले चलो कुछ खेल हो जाए, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। और यह शाकाल की जबान है, पर पहले तुम्हें अपने सीने पर अपने हाथों से गोली चलानी होगी, तभी मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। शाकाल की बात सुनकर आर्यन ने बिना देरी किए अपने गन का पॉइंट अपनी छाती को बनाकर एक झटके से गोली चला दी। इसी के साथ आर्यन एक झटके से जमीन पर गिर गया। शाकाल तो ये सब हैरानी से देख रहा था। उसने खुद को बचाने के लिए ये सब कहा था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ये कहने पर कि शाकाल उसे भैरवी के बारे में बता देगा। आर्यन मल्होत्रा सच में खुद पर गोली चला देगा? शाकाल में आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, स्टुपिड। शाकाल हंसते हुए आर्यन के पास चलकर आया, जो रोड पर दर्द से तड़प रहा था। शाकाल हंसते हुए आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, आर्यन मल्होत्रा तुम कितने बड़े बेवकूफ! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एशिया के नंबर 2 के बिजनेस में आना तुम्हें शायद बेवकूफ़ी में पहला नंबर मिले। क्या सच में तुम मेरी बातों में आकर खुद को गोली मार सकते हो? इससे पहले कि शाकाल और कुछ कह पाता, आर्यन जो कि अभी तक में तड़प रहा था, अचानक से उसने शाकाल की गर्दन को कसकर दबोच लिया। शाकाल को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने आर्यन की तरफ देखा जो अभी तक दर्द से तड़प रहा था। अब उस आर्यन को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ भी है। आर्यन ने शाकाल की गर्दन को कसकर दबाते हुए काम, जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ, वरना आज यही तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। इतना कहकर आर्यन ने अपनी पेट की जेब से एक इंजेक्शन निकालकर जल्दी से शाकाल की गर्दन में चुभो दी। तो गाइस, इस बाकी का अगले एपिसोड में। तो आखिर गोली लगने के बाद भी आर्यन को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, और किस चीज की इंजेक्शन आर्यन ने शाकाल को दी है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और क्या होगा जनार्दन जी और अरमान के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का नतीजा? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।